तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालते ही हमारे दिमाग में ये आएगा कि लॉज ऑफ मोशन क्या है और फोर्स क्या है। तो बच्चों मैं आपको आज बताऊंगा कि फोर्स को जनरेट कैसे करते हैं। फोर्स को जनरेट करने के लिए हम लॉज ऑफ मोशन का कौन सा लॉ यूज करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकेंड लॉ, एक थर्ड लॉ। इन सब में बच्चों सबसे आसान होता है समझना फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को। और जो सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ से हम लोग जनरेट करते हैं फोर्स को। वैसे तो आप ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो बच्चों ठीक है, चैप्टर के नाम से आप समझ गए कि आप इसमें लॉस जो होते हैं, तीनों लॉस वो पढ़ेंगे और फोर्स सेकेंड लॉ में आप कैसे जनरेट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन पिछले टर्म में मैंने आपको कुछ बेसिक एप्लीकेशंस बताए थे जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन सब पे बेस्ड थे। चलिए बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, पहले आप मतलब समझ लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अलग से लिखवाऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये होता है बच्चों, इसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इसका मतलब अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है तो वो पड़ी ही रहेगी जब तक उसको हिलाया ना जाए। समझ गए? उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, इफ द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अनटिल एंड अनलेस वो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के उसको मूव ना करें। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती ही रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके ना। तो ये होता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में होता ही नहीं है एक तरह से कुछ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब यही हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब ना करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के रोके ना। तो यही होता है बच्चों फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ खास नहीं होता, बाकी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। अभी तो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ पूरी अच्छी तरीके से, उसको समझिए। और फर्स्ट लॉ में बच्चों एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन भी किया जाता है इनर्शिया का। इनर्शिया जो होता है बेसिकली बच्चों हम लोग उसको मास से रिलेट करते हैं। इनर्शिया मास से रिलेटेड होता है तो हम कहते हैं इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर जिस बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया है, समझ रहे हैं, जिस बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया है उसके रेस्ट पे रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जिस बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया है उसके मूव करने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बच्चों इनर्शिया से रिलेटेड भी आपके पास काफी सारे टर्म्स आएंगे, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और बच्चों मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। वेट का मतलब होता है कि उसकी यूनिट न्यूटन होती है। वेट का मतलब हो गया फोर्स, mg के इक्वल होता है, जहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और मास का मतलब बच्चों सिर्फ मास होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास पूछते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या सवाल कहता है कि बेटा आपका वेट क्या है, तो आप अपना वेट बताते हो 48 kg, 64 kg। तो ये आप मास बताते हो, ये वेट नहीं बताते। अगर आप डॉक्टर से कहोगे कि डॉक्टर आप साहब आप वेट ना पूछिए, आप मास पूछिए, तो ये सही लैंग्वेज है। तो डॉक्टर को आप वेट नहीं बताते हो, डॉक्टर को आप अपना मास बताते हो। 64 kg, 48 kg, 72 kg, ये मास होता है। लेकिन अगर हम इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा 9.8 को, जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम 9.8 ना लिख करके अप्रोक्सीमेटली 10 ले लें, और अगर हम 10 को तुम्हारे मास 64 से मल्टीप्लाई कर दें और हम कहें कि आपका वेट जो है वो 64 इंटू 10 है, तो ये एकदम सही लैंग्वेज है, यानी कि 640 न्यूटन है। और अगर हम आपसे कहें आपका मास क्या है, तो आप कहोगे 64 kg। और अगर इस मास में 64 में अप्रोक्सीमेटली आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 6040 न्यूटन। 640 न्यूटन बन जाएगा। तो ये बात समझने की कोशिश करिए बच्चों, मास और वेट में क्या होता है? डिफरेंस होता है। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। वेट बच्चों हर जगह वेरी करता रहता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि बच्चों अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। मून पे जाएंगे, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अपॉन 6 हो जाती है, मतलब 1/6 हो जाती है। तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। जब उसका आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर वेट कम निकल करके आएगा। इसलिए मून पर मूव करना हम लोग के लिए आसान होता है। अर्थ पे मूव करना हम लोग के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग का वेट यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा है। तो याद रखिए बच्चों, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, लेकिन वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेट को हम लोग एमजी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट बेसिकली फोर्स होता है। मास हर जगह कांस्टेंट होता है, वो हमारे चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे सैटर्न पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, मास हमारा हर जगह कांस्टेंट है। लेकिन हमारा वेट हर जगह चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हर जगह चेंज होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये सारी बातें इनर्शिया से भी रिलेट होती है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आपको बताना होगा कि इनर्शिया मास से डायरेक्टली रिलेट करता है। अब बच्चों मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो बच्चों जितनी बातें मैंने आपको बताई थी, एक्सप्लेन की थी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इस बात को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, तो हम उसको दोबारा भी अंडरलाइन करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये बच्चों डेफिनेशन आपको एज इट इज पढ़नी है, याद रखनी है। क्या डेफिनेशन है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ये बच्चों वही डेफिनेशन लिखी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की स्टेट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसको फोर्स लगा के कंपेल ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। समझ में आए? तो बच्चों यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज के बाद आपसे कोई भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्कूल लेवल पे पूछे तो आप इतना ही जवाब देंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज। कह रहा है हर बॉडी अपने चेंज को रेजिस्ट करती है in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। हर बॉडी का एक अपना इनर्शिया, यानी अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना पसंद करती है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना ही पसंद करेगी। तो हर बॉडी का अपना क्या होता है? इनर्शिया होता है। दैट इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों आपके एग्जाम में आपको डिस्टर्ब करने के लिए जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना कह करके नाम बदल दिया जाएगा। उसका नाम कहा जाएगा कि भैया आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना लिखो, आप लिखो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों जब आपको लॉ ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो आपको ये डेफिनेशन फॉलो करनी होगी जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in straight line unless and until compelled to change that state by an applied force। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे और इन बातों को जानने के लिए आगे आप बने रहिए, क्योंकि मैं दूसरी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अभी हम लोग और समझ लेते हैं, और जितने क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग बाद में एक साथ देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों आपको याद रखना ही होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसको बच्चों एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है। फर्स्ट लॉ तो जल्दी नहीं आता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि रेट ऑफ चेंज
ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force applied। बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए न्यूटन्स का सेकंड लॉ, तो वो बुक्स में काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा रहता है। जैसे आपने देखा कि मैंने फर्स्ट लॉ को कितने आसान तरीके से बताया, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स थोड़े से प्रॉपर लिखे हुए, तो आपको वो लिखने में डिफिकल्टी आ सकती है। उसी तरीके से मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पहले बता दिया है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये होता है बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ, और इसी से हम लोग जनरेट करते हैं फोर्स को। अब आप कहोगे सर न्यूटन सेकंड लॉ तो समझ में नहीं आया। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए आपको मोमेंटम पता होना चाहिए। व्हाट इज मोमेंटम? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मोमेंटम बेटा होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है v। अगर मैं कहूं कि बेटा इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो तुम कहोगे सर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? p होता है। मोमेंटम का सिंबल होता है p। इनिशियल मोमेंटम है तो pi, ये होगा mu। अगर मैं आपसे कहूं उस बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो तुम कहोगे mv। हमने बच्चों क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट। बच्चों किसी का भी हम रेट कहते हैं तो इसका मतलब हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, या आप पहले से जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। याद है ना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के चेंज को जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है। तभी आपने देखा था एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो कहीं भी बच्चों रेट लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट, इसका मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स जनरेट करेगा। देखिए बच्चों किस तरह से करता है। तो बच्चों मैंने क्या कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज बच्चों क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यही होता है बच्चों न्यूटन्स का सेकंड लॉ। लेकिन अगर हम इसको फर्दर डिराइव करते हैं तो ये जनरेट हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे होता है बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो याद रखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k। k इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1। फाइनल मोमेंटम होता है बच्चों mv, इनिशियल मोमेंटम होता है mu, और अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको दिखाई देगा। k बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। अब हम बच्चों उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स बन जाएगा mv माइनस mu अपॉन टी। तो बच्चों उसमें से हम m कॉमन ले लेंगे और अंदर लिख देंगे v माइनस यू बाई टी। यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखना प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं पहले से, क्योंकि v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है F इज इक्वल टू m। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उस तरफ फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है। क्योंकि बच्चों फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा तभी वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन तभी कहते हैं जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा, तभी हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी कहते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ को, या हम इसको नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, कभी भी आपसे न्यूटन्स का सेकंड लॉ पूछा जाएगा तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ में आपको इतना ही बताना पड़ेगा। अगर आप इससे कम बताते हैं तो टीचर आपको नंबर देने में हिचकेगा, मतलब उसको हिचकी आएगी ऐसे। समझ में? अब बच्चों दुनिया में सबसे आसान लॉ होता है ये। देखिए बच्चों जो बातें मैंने आपको बताई वो न्यूटन सेकंड लॉ की ऑलरेडी आपके डेराइव्ड की गई हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी स्टेटमेंट्स को सारे यूज किया गया। अब बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, फोर्स की यूनिट आप याद रखेंगे। जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन।
न्यूटन को बच्चों हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखिएगा बच्चों एक सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स भी होती है। एसआई का मतलब होता है बच्चों एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स। एम के एस मतलब मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। और सीजीएस यूनिट का मतलब होता है मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। तो बच्चों सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। तो आपको याद रखना होगा फोर्स की दो यूनिट होती है, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। अगर आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है तो आप यूज करेंगे फोर्स की यूनिट न्यूटन। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए हुए, मास ग्राम में दिया हुआ, तो वो सीजीएस यूनिट होता है। तो वहां पे फोर्स की जब यूनिट आप सॉल्व करेंगे तो आप न्यूटन नहीं लिखेंगे, आप एमए को सॉल्व करके वहां पे डाइन लिखेंगे, क्योंकि वहां पे आपने मास ग्राम में यूज किया होगा और एक्सेलरेशन को आपने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से यूज किया होगा। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आपसे कभी भी पूछी जाए तो वो न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स पूछी जाए तो वो डाइन होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि न्यूटन्स के एप्लीकेशन, यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब बच्चों हम लोग बहुत जल्दी समझने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड। तो बच्चे न्यूटन्स के थर्ड लॉ से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन पहले अभी तो आप थ्योरी क्लास कर रहे हैं, तो पहले न्यूटन्स का थर्ड लॉ देख लीजिए क्या होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये होता है बच्चों, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने काफी बार सुना भी होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सभी बच्चे पहले से भी जानते हैं कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। इसके कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों जितनी जोर से चाटा अगर हम किसी को मारते हैं तो जरूरी नहीं है कि चाटा खाने वाले को भी लगे, कभी कभी क्या होता है मारने वाले को भी लग जाता है। तो हर एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन भी होता है। कभी कभी पिताजी गुस्से में मारने के लिए आते तो हैं, लेकिन हम लोग हाथ पांव दिखा देते हैं तो पिताजी के हाथ में ही लग जाता है, क्योंकि हमारे पैर में कम चोट लगती है, लेकिन पिताजी जब हाथ से मार रहे होते हैं तो उनके हाथ में ज्यादा लग जाता है, तो फिर वो गुस्से में और तेज मारते हैं। तो ऐसा कभी कभी घटनाएं होती है मम्मी के साथ, पापा के साथ, कि एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन उनको ज्यादा लग जाता है। उसी तरीके से बच्चों दीवार में होती है, दीवार में आप जितना जोर से मारो, लेकिन दीवार कोई लिविंग बींग्स तो है नहीं जो रिएक्शन को महसूस कर पाएगी, इसलिए दीवार तो दीवार ही रहती है। इसलिए ये सारी चीजें दीवार पे मारने पर एप्लीकेबल नहीं, ये लिविंग बींग्स के लिए एप्लीकेबल है कि हर एक्शन का एक उल्टा और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब कई लोग बच्चों बंदूक से गोली चलाते हैं, लेकिन जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो खुद ही पीछे जाके गिर जाते हैं, और बहुत जोर से गिरते हैं बेचारे। तो गोली गई आगे और उसका रिएक्शन क्या हुआ, पीछे। उसके लिए भी हम लोग कहते हैं एक्शन और रिएक्शन, और इस पे बेस्ड भी आप क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो उसको कहते हैं बच्चों न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।